नमस्कार साथियों। 23 मार्च का दिन भारत भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये तो पता होगा कि 23 मार्च को शहीद ए आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि भगत सिंह को कौन से मामले में फांसी दी गई थी? वो कौन सा कानून और कानून की कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत उन्हें फांसी दी गई थी? क्या था वो मामला जिसके तहत फांसी हुई थी? क्या आपको पता है वो कौन एडवोकेट थे जिन्होंने सरकार की तरफ से पैरवी की और वो एडवोकेट कौन थे जिन्होंने भगत सिंह की तरफ से पैरवी की? क्या आपको ये पता है कि 3 जजेस की बेंच बैठाई गई थी भगत सिंह के मामले के ट्रायल के लिए और भगत सिंह ने किसी भी एडवोकेट को अपनी पैरवी करने से मना किया और खुद अपने मामले की पैरवी की थी? क्या आपको पता है 3 जजेस की बेंच में 2:1 से जजमेंट आया जिसमें से 2 ने भगत सिंह को फांसी की सजा दी और एक भगत सिंह की फांसी से सहमत नहीं थे और इस निर्णय से असहमति के चलते उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। आज मैं आपको भगत सिंह मामले की पूरी जानकारी गिरफ्तारी से लेकर ट्रायल तक और ट्रायल से लेकर फांसी तक देने वाला हूं। तो आपको जुड़े रहना है अपने इस प्लेटफॉर्म से और लास्ट तक इस लेक्चर को सुनना है, देखना है और समझना है भारत के उस अनछुए इतिहास को जो आपको बताया नहीं गया, जो आपको पढ़ाया नहीं गया। आइए शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत के राजनीतिक हालात का आकलन करने और संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। भारतवासियों ने इसे भारतीयों का अपमान माना और हर कोने में इसका विरोध शुरू हुआ। नारा लगा, साइमन गो बैक। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल जुलूस निकाला गया। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर ब्रिटिश पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज का नेतृत्व कर रहा था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स ए स्कॉट। उसने खुद लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई। लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। इससे पूरा देश आक्रोशित हो उठा। भगत सिंह और उनके साथियों को लगा कि ब्रिटिश सरकार का खौफ खत्म करने के लिए एक बड़ा जवाब और कड़ा जवाब देना जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि ब्रिटिश राज को उनकी हिंसा का करारा जवाब दिया जाएगा और उनका मुख्य निशाना था जेम्स स्कॉट, जिसने लाठी चार्ज का आदेश ही नहीं दिया था बल्कि लाला जी पर लाठी बरसाई थी। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी बैठकें शुरू होती हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद ने एक योजना बनाई। स्कॉट रोजाना लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर आता था। तय किया गया कि जब स्कॉट अपने ऑफिस में घुसेगा उस समय उस पर हमला किया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को योजना के मुताबिक राजगुरु पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही एक अंग्रेज अफसर बाहर निकला, राजगुरु ने इशारा किया। भगत सिंह ने बिना देरी किए गोली चला दी, लेकिन पहचान गलत हो गई। जिसे मारा गया वह स्कॉट नहीं था बल्कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जॉन सॉन्डर्स। सॉन्डर्स को गोली लगी और लगते ही मौके पर उसकी मौत हो गई। भगत सिंह ने तुरंत पिस्तौल फेंक दी और राजगुरु के साथ वहां से भाग निकले। चंद्रशेखर आजाद ने पीछे रहकर पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों को रोकने के लिए फायरिंग की। जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एक अंग्रेज अफसर की मौत से माहौल नहीं बदलेगा। उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग को जगाना होगा। इसके बिना देश का माहौल बदलेगा नहीं और अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी सोच के तहत उन्होंने तय किया कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे पूरी दुनिया उनके संदेश को, उनके मैसेज को, उनकी आवाज को सुने। हम बम और हथियारों से सिर्फ आवाज बुलंद कर रहे हैं, निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, भगत सिंह ने ऐसा कहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के दमन के लिए 2 कानून बनाए। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इन दोनों विधेयकों से मजदूर संगठनों, ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। HSRA ने तय किया कि इन काले कानूनों के विरोध में सेंट्रल असेंबली हॉल में प्रदर्शन किया जाएगा। विचार था कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां बम फेंके जाएंगे ताकि ब्रिटिश सरकार और जनता का ध्यान खींचा जा सके। बटुकेश्वर दत्त इसमें शामिल हुए। ये भगत सिंह के साथी और क्रांतिकारी थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों को चुना गया क्योंकि वे इस मिशन के बाद गिरफ्तारी देना चाह रहे थे। विचार ये भी था कि कोर्ट में अंग्रेजी राज के खिलाफ मंच से विचार रखा जा सके जिसे पूरी दुनिया सुने। फिर आता है 8 अप्रैल 1929 का दिन। सेंट्रल असेंबली, जिसे आज का संसद भवन कहा जाएगा,
उसमें जैसे ही काले कानूनों पर बहस शुरू हुई, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बम असेंबली में फेंके। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इसके नारे लगाए गए। पर्चे हवा में उछाले गए जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बम बहुत हल्के विस्फोटक थे, किसी को जान से मारने का इरादा नहीं था, केवल ध्यान आकर्षित करना और विरोध दर्ज कराना ही लक्ष्य था। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए। ट्रायल कोर्ट में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि हमने बम फेंका था ताकि सोई हुई जनता जाग जाए। हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश राज की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना था। अदालत में भगत सिंह ने मार्क्सवाद, समाजवाद और क्रांति के अपने विचारों को भी रखा। 12 जून 1929 को कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इसकी सजा सुना दी। उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तो मामला यहीं खत्म नहीं होता। असेंबली बम ब्लास्ट कांड में जहां भगत सिंह को आजीवन कारावास हुआ और लाइफ ट्रांसपोर्टेशन के तहत उनको लाहौर जेल भेज दिया गया, वहीं यहां से खुलता है सॉन्डर्स मर्डर केस। आपको याद हो अगर, तो कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था कि स्कॉट को मारने गए भगत सिंह ने गलती से सॉन्डर्स को मार दिया था, और ये मामला खुलता है जब भगत सिंह जेल में होते हैं। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर सेंट्रल जेल में बंद होते हैं, उस दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं जो उन्हें जॉन सॉन्डर्स की हत्या, जो 17 दिसंबर 1928 को हुई थी, और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों तक ले जाते हैं। भगत सिंह और एचएसआरएस से जुड़े कई साथी हिरासत में लिए जाते हैं। पुलिस अत्याचार करती है और कुछ को सरकारी गवाह बना लेती है। और ये जो नया केस खुला है, जिसमें कि सॉन्डर्स मर्डर केस का एक्चुअल में ये मामला है, इसे इतिहास में लाहौर षड्यंत्र या लाहौर कॉन्स्पिरेसी मामले के बारे में जाना जाता है। क्या था यह मामला? तो इस मामले में जॉन सॉन्डर्स की हत्या धारा 302 आईपीसी के तहत, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश कॉन्स्पिरेसी जो धारा 120 बी आईपीसी के तहत मामला था, अवैध हथियार और विस्फोटक रखने का मामला बना, और साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध रचने की मंशा, ये भी मामला भगत सिंह पर चलाया गया। आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो असेंबली बम ब्लास्ट केस था, उसमें भगत सिंह ने अपनी बात जोरदार तरीके से कोर्ट में रखी थी। दुनिया भर में उस ट्रायल का चर्चा था और ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि कहीं ये मामला वापस से कोर्ट में चलेगा और भगत सिंह जिस तरह से अपनी पैरवी करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ना हिल जाए। इसीलिए स्पेशल ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। सरकार ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 237 के तहत एक स्पेशल ट्राइब्यूनल का गठन किया। ट्राइब्यूनल में जज थे जस्टिस जीसी हिल्टन एगर्टन। ये मुख्य न्यायाधीश थे ट्राइब्यूनल के, प्रिसाइडिंग जज थे ये। ब्रिटिश सरकार के बहुत भरोसेमंद और कठोर न्यायाधीश माने जाते थे। केस को जल्दी निपटाने की जिम्मेदारी इनके पास थी। फिर थे जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम। ये ट्राइब्यूनल के दूसरे सदस्य थे। ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण निष्ठावान माने जाते थे और न्याय की प्रक्रिया में कठोरता और औपनिवेशिक कानूनों के सख्त पालन के लिए प्रसिद्ध थे ये। और तीसरे एक भारतीय जज थे जस्टिस आगा हैदर। सरकार ने जब ये ट्राइब्यूनल बनाया तो 3 जजेस की नियुक्ति ये सोचकर की कि 2 ब्रिटिश जज हैं, एक भारतीय जज रहेगा इसमें, तो भारत के जो आम जन हैं उनका विश्वास जितना आसान होगा कि ब्रिटिश सरकार निष्पक्ष है। लेकिन ट्राइब्यूनल के जो जज हैं, इनका निर्णय बहुमत से आना था। 2 ब्रिटिश जज थे, इसका मतलब है वो वैसे ही काम करने वाले थे जैसे कि सरकार चाहे, और एक भारतीय जज थे, इनका निर्णय जो कुछ भी हो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। और आपको ये जानकारी दे दूं मैं यहीं इसी जगह पर कि 2 जजेस जो अंग्रेज जज थे, इन्होंने फांसी की सजा दी थी और आगा हैदर साहब फांसी के विरोध में थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से सरकारी वकील थे CH केसर और राय बहादुर श्रीकृष्ण। रक्षा पक्ष यानी डिफेंस की तरफ से यानी भगत सिंह और साथियों के वकील थे बैरिस्टर आसफ अली, BK घोष, मोहम्मद अशफाक और फजल हुसैन। आपको जानकारी दे दूं कि जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो भगत सिंह ने कहा कि अपना पक्ष वो खुद रखेंगे। वो जेल में किताबें पढ़ते और फर्राटेदार अंग्रेजी में अपना पक्ष रखते। वहीं जब ट्रायल शुरू हो चुका था, बीच में ही भगत सिंह और साथियों ने इस ट्राइब्यूनल यानी कोर्ट का ही बहिष्कार कर दिया। कहा कि ये न्यायालय संवैधानिक नहीं है, ये वैध नहीं है और इसमें चलने वाले किसी भी ट्रायल को हम नहीं मानते हैं। भगत सिंह का रुख था कि अदालत गुलाम देश के न्याय के लिए नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता के हित के लिए बनी है, और वो कहते हैं कि हम इसकी वैधता को नहीं मानते। बहरहाल निर्णय भगत सिंह के विरोध में आया। भगत सिंह और साथियों को फांसी की सजा दी गई और 23 मार्च का वो दिन था जिस दिन उन्हें फांसी पर लटकाया गया।
पूरे देश में मातम का माहौल था। और इस लेक्चर के अंत में मैं आपको इस मामले से जुड़े ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने सुना हो या कहीं पढ़ा हो। आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि भगत सिंह के मुकदमे के लिए ब्रिटिश शासन विशेष अध्यादेश लेकर आई थी, मतलब नया कानून लाया गया था। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया में केस लंबा खींच सकता था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब ऑर्डिनेंस नंबर 3 ऑफ 1930 लागू किया, जिससे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 237 के तहत स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया। ट्रायल के दौरान भगत सिंह ने ब्रिटिश अदालत की पूरी वैधता को नकारा। भगत सिंह ने कहा कि हमें न तो आपके कानून पर विश्वास है, न आपकी अदालत पर, और न ही आपके न्याय में। आपको बता दूं कि अदालत में भगत सिंह ने खुद अंग्रेजी में पूरी तैयारी के साथ बोलने के लिए किताबें पढ़ी और जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। फांसी की सजा हो जाने के बाद वकीलों ने सुझाव दिया कि इसकी अपील प्रिवी काउंसिल में कर सकते हैं, जहां से फांसी को उम्र कैद में बदला जा सकता है। लेकिन भगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। भगत सिंह ने कहा कि मुझे इनकी दया नहीं चाहिए, अगर इनके सामने दया याचिका करना हो तो बेहतर है कि मैं फांसी को गले लगाना पसंद करूंगा। कई बार हम सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, कई सारे और पोर्टल पर, न्यूज पोर्टल पर हम ये सुनते हैं कि भगत सिंह की फांसी को गांधी जी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भगत सिंह की फांसी को नहीं बचाया, क्योंकि गांधी इरविन समझौता होना था और अगर वहां गांधी जी अपनी बात रखते तो भगत सिंह की फांसी टाली जा सकती थी। कितनी सच्चाई है इस बात में, पड़ताल करेंगे अगले वीडियो में। जरूर जुड़ना कल, और कल मैं इस बात की सच्चाई बताऊंगा आपको ऐतिहासिक दस्तावेजों के माध्यम से, और सच्चाई क्या है कि गांधी जी ने इस बात की पहल की थी। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश, दुनिया, इतिहास आदि सभी बातों को कानून के नजरिए से। नमस्कार, जय हिंद।